हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? बढ़िया है? ठीक, वेरी गुड। आज मैंने अपनी दूसरी वीडियो डाली थी और अब जो तीसरी वीडियो मैं डालने वाला हूँ वो कल डालता हूँ। मैंने 1.1 कंप्लीट करवा दी थी। आज मैं 1.2 का नंबर लगाने वाला हूँ। 1.2 एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 देखिए साहब, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। जो नीचे कथन है वो सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर देना। क्वेश्चन कह रहे हैं 1.2 का पहला क्वेश्चन मैथ का, कि नीचे दिए कथन सत्य है या असत्य। देखिए साहब, पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या? नहीं साहब, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। कारण क्या है? एक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी, मगर एक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर ही एक वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। ठीक, समझ में आ गई? वेरी गुड। अब मैं क्या लिखूँ, उसमें टाइम ज़्यादा होता है, वीडियो लंबी खिंच जाती है। सेकंड पॉइंट, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जो रूट m के रूट का होता है, जहाँ रूट m एक प्राकृत संख्या है। देखिए साहब, कोई भी संख्या रेखा है तो उसमें वास्तविक संख्या तो निरूपित हम कर सकते हो, वास्तविक संख्या तो निरूपित कर सकते हैं, मगर जैसे m इजकल टू एक वास्तविक, वो m इजकल टू एक नेचुरल संख्या ले लिया, 1 2 3 4। इसका सेकंड पार्ट में करवा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट कह रहे हैं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, क्योंकि संख्या रेखा पर रियल नंबर या वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्या ही निरूपित की जा सकती है। अब ये दे रहे हैं रूट m। अगर ओनली m देते, क्या ओनली m देते, तो ओनली m इज इक्वल टू, अगर सपोज कीजिए मान लिया m देते, तो m क्या होता है, एक प्राकृतिक संख्या लेते थे, जैसे 1
2 3 4 डैश डैश डैश। तो ये संख्या तो m अगर देते तो ये संख्या तो हम 1 2 3 4 संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते थे। व्हाट रूट m मीन्स √1 कॉमा √2 कॉमा √3 और कॉमा √4। इसे हम निरूपित नहीं कर सकते। कारण क्योंकि जो 1 2 3 4 इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है। 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद स्पेस यानी कोई डिफरेंस या अंतर नहीं है। व्हाट √1 √2 √3 √4 के बीच में अंतर आ जाता है। इसलिए इसे हम निरूपित नहीं कर सकते। जैसे अब √1 और √2 √1 का मैं बता रहा हूँ। तो √1 का अगर हम रूट निकालते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 1। तो 1 हमें एक ऐसा टेबल लेना है या तो पूरा 1 उस टेबल से कट जाए या उससे कम लेना है। जो भी टेबल लेना है उस टेबल की उसी अपने नंबर से यानी उसी टेबल से मल्टीप्लाई होना है। जैसे सपोज़ किया मैंने 1 ले लिया तो 1 की 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर 1 से 1 की ही मल्टीप्लाई करके 1 आता है तो ठीक है, या उससे कम आता है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो 1 की 1 से की तो 1 आ रहा है, 1 1 जा 1, क्या 1 1 जा 1, तो 1 में से 1 गया 0। तो इसका √1 बाहर आ गया। मगर अब जब रूट तो 1 बाहर आ गया, मगर √2 का जब हम लेंगे तो 2 का, तो 2 का हम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 2 की जो भी हमें टेबल लेना है, जो भी नंबर लेना है उसी को अपने ही नंबर से पहले गुणा करना है या टेबल लेना है, वहीं तक पढ़ना है। तो 1 1 जा 1 इससे कम हो गया। अगर हम 2 से ले लें तो 2 2 जा 4 ज़्यादा हो गया, माइनस नहीं हो पाएगा। तो 1 1 जा 1 ही लेंगे, 1 1 जा 1। जब यहाँ पे 1 होगा तो 1 जो संख्या यहाँ पे होगी वो संख्या यहाँ पे भी आएगी, और वो संख्या यहाँ पे तो वो संख्या यहाँ पे भी आएगी। ठीक, इसे माइनस कर ली, 1 1 जा 1, तो 2 में से 1 गया 1, 1 1 जा 1, जब यहाँ 1 आया तो 1 यहाँ पे भी आएगा। 4 कंडीशनें हैं। 1 तो इसे हम जब की तो 1 को 1 1 जा 1, ठीक, 2 में से 1, और 1 जब ऊपर है तो 1 नीचे, इससे प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। 1 और 1 हो गया 2, और इसमें से गया 2 में से 1 गया 1 बचा। अब हमें क्या करना, नेक्स्ट पॉइंट लगाया। जब पॉइंट लगाएं तो जैसे जब हम भाग डिवाइड करते तो 1 0 बढ़ाते, बट जब हम स्क्वायर रूट करते हैं, वर्गमूल करते हैं तो 2 0, पॉइंट लगा के 2 0 बढ़ा लिया। अब जो कंडीशन हमने ऊपर अप्लाई की थी वही कंडीशन हमें नीचे अप्लाई करना है। सपोज अब यहाँ पे ऐसा टेबल लेना है कि उसी के नंबर से, अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 100 आ रहा है। अगर सपोज कर जैसे मैंने 2 लिया तो 2 की 2 से करेंगे पहले, 2 दूना 4, रफ करके देख, 2 दूना 4। अब जो फिर इसी 2 की इससे भी करना है, 2 दूना 4, अभी 100 से कम है। तो अगर सपोज करो मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ, क्या लेता हूँ 4 ले लिया मैंने, तो 4 की 4 से ही होगी ना, तो 4 चौक 16। अगर दो अंकों में आया तो हासिल लग जाएगा, 4 चौक 16, 16 के 6 हासिल लगा, वो आगे मल्टीप्लाई करने पे प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8 और 1 9, 96। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4, क्योंकि 96। अगर हम 5 से करेंगे तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो जब 4 यहाँ आया तो 4 हमारा यहाँ पे भी है, तो आ क्या है ना 96। ये जब 4 इधर आया, 4 इधर आया, 4 इधर आया, तो 4 यहाँ पे भी आया। ये तो माइनस होगा जाए और ये हो जाएगा प्लस। 10 में से 6 गया 4, इधर बचा 9 में से 9 गया 0। ऐसा जोड़ देंगे, 4 4 8 और 2 का 2। नेक्स्ट फिर कंडीशन हमें ऐसी करना, तो ये आ गया हमारा 1/4।
आगे और हम करते हैं तो 1.414 आ जाएगा। यही मेथड होगा करने का, क्योंकि आगे स्क्वायर रूट में बाद में और समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको हिंट्स के तौर पे शुरुआती में चीज़ बता दें। मैंने 10 नंबर के 1 नंबर तक आपको करके एकदम बता दिया। ठीक है, अब 10 में से 6 के 4 इधर बच गया, यानी 1.14। और इसका हमारा क्या आ रहा है 1, और इसका क्या आ रहा है 1.414। डिफरेंस हो गया 0.414 का 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच में डिफरेंस अंतर आ गया 0.41। इसी कारण हम रूट m को कारण क्योंकि रूट m एक वर्ग संख्या है। जिसके बीच में अंतर आता है। इसलिए यह कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? फर्स्ट मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। अब थर्ड पॉइंट देखिए इसका। थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? नहीं होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। प्रत्येक परिमेय और अपरिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या हो सकती है, मगर प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या को ही मिलकर एक वास्तविक संख्या बनती है, इसलिए नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं फिर से? प्रत्येक वास्तविक संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक क्या कह रहे हैं आगे? हाँ, एक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्योंकि क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एक अपरिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या हो सकती है। एक अपरिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन एक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनती है ना। वास्तविक संख्या बन गए तो अपरिमेय नहीं बनती है। ठीक है, अपरिमेय तो नहीं बनती, अपरिमेय बनती है। ठीक है, तो इसलिए वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती, परिमेय और अपरिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या हो सकती है। ये कंडीशन हो गई। क्वेश्चन नंबर पहला खत्म।
अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या हुआ है। दिक्कत बहुत आ रही, घबराहट हो रही है थोड़ी। देखिए आगे देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहे हैं क्या सभी धनात्मक पूर्णांक को वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक, क्या धनमिस प्लस, क्या सभी धनात्मक पूर्णों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या वर्गमूल के रूप में उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखिए साहब कह रहे हैं क्या सभी धनात्मक पूर्णों की संख्या वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है? नहीं साहब, सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल जरूरी नहीं है साहब अपरिमेय संख्या हो, जरूरी नहीं है, परिमेय संख्या भी हो सकती है। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा, जरूरी नहीं है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल यह जरूरी नहीं है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, वह परिमेय संख्या भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? जैसे एक धनात्मक पूर्णांक है ना, क्वेश्चन कि हाँ धनात्मक, जैसे एक धनात्मक पूर्णांक ले लिए फॉर एग्जांपल, जैसे एक धनात्मक पूर्णांक फॉर एग्जांपल ले लिया आपने √4, एक धनात्मक पूर्णांक, तो इसका जो हम वर्ग निकालेंगे तो वो 2 दूना 4, 2 निकलेगा। या फॉर एग्जांपल हमने एक धनात्मक पूर्णांक 9 ले लिया, ठीक, धनात्मक पूर्णांक, धन यानी प्लस, पूर्णांक 9 ले लिया, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो 3 हो गया। तो क्या निकला, क्या हमारा एक परिमेय संख्या निकली, क्या एक परिमेय संख्या निकली, ना कि अपरिमेय। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि साहब एक धनात्मक पूर्णांक संख्या अपरिमेय संख्या होगी ना, एक धनात्मक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होगी। ये मैंने एग्जाम्पल करके दिखा दी। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहे हैं? दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो कह रहे हैं एक दिखाना है, क्या कह रहे हैं, शो करके दिखाना है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो एक संख्या रेखा पर √5 को आप किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं, यानी कि दिखा सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, उसे दिखा सकते हैं किसे, √5 को। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा, अब √5 को कैसे निरूपित करेंगे साहब? तो √5 को निरूपित कैसे करेंगे आप? जैसे √5 है, ठीक, ये कह रहे √5 को एक संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो √5 को हमने क्या करा, टू का स्क्वायर प्लस
2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया और 1 का स्क्वायर या 1, तो ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 5। अब 5 जो आया इसे संख्या रेखा पर निरूपित कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे √5 का 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यानी एक 2 सेंटीमीटर की हमने एक रेखा ले ली और एक 1 सेंटीमीटर की ले ली, 2 सेंटीमीटर और ये हो गई हमारी 1 सेंटीमीटर की रेखा हो गई ना, ठीक। इसे 90 डिग्री के एक एंगल बना लिया। अब जो 90 डिग्री का एंगल बनाया तो ये हो गया हमारा ए बी और सी, इसे नाम दे दिया ए बी सी, ठीक। ये हमारा, तो ये हमारा हो गया आधार और ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया हमारा कर्ण। क्या हो गया? आधार, बेस, आधार, लंब, ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया हमारा कर्ण। अब निरूपित हम कैसे करेंगे साहब? निरूपित कैसे करें? 2 सेंटीमीटर ले ली, 1 सेंटीमीटर। अब इसका पहले पाइथागोरस थ्योरम निकाल लो, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर इजकल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसे आप ऐसे भी रख सकते हैं, कर्ण इजकल टू रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जैसे अच्छा हो वैसा कर लीजिए, बेटर। देखिए साहब, AC हमारा कर्ण हो गया, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब AC क्या है हमारा? AC साहब कुछ है नहीं, तो AC अभी चलने दीजिए, AC स्क्वायर। और AB क्या? AB 2 का स्क्वायर, क्या चीज़? 2 का स्क्वायर और प्लस BC 1 का स्क्वायर, ठीक। तो AC स्क्वायर इजकल टू 2 दूना 4 और प्लस 1 बन जा 1। तो ये कंडीशन हमारी हो गई AC का स्क्वायर इजकल टू 4 और 1 5। तो AC इजकल टू स्क्वायर काटा, इधर रूट चढ़ा दिया, √5। तो AC हमारा क्या आ गया? √5 आ गया। क्या आ गया? √5। बस ये क्या, एक संख्या रेखा पे हमने इस चीज़ को निरूपित कर दिया, √5 को। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए साहब, एक्सरसाइज ये हो गया हमारा। एक्सरसाइज 4 क्या कह रहे हैं? एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, कक्षा में एक वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए, क्रियाकलाप के द्वारा कीजिए। अपने क्लासरूम में, अपनी कक्षा में एक वर्गमूल सर्पिल की रचना करके कि उसके क्रियाकलाप को द्वारा शो करना है। शो करने के लिए इसमें सपोज कीजिए एक पॉइंट, एक बिंदु ओ ले लिया। ओ लेने के बाद हमने कंडीशन, एक बिंदु हमने ले लिया A1, एक बिंदु A1।
क्या ले लिया, A1। तो A1 ये सपोज करिए 1 सेंटीमीटर हो गया, तो A1 हुआ तो ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर हो गया, A1 हो गया 1, ठीक है, और ये हमारा हो गया A2, ठीक, ये मिल गया। अब भाई ये हमारा क्या हो गया, आधार और ये लंब, या ये लंब या आधार, कुछ भी समझ लिए। ये हमारा कण हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम यानी कि A2O का होल स्क्वायर इजगल टू, देखो भैया लगा लो, और ऐसे ही फिर आगे कैसा करना है, तो A2O का होल स्क्वायर इजगल टू A1 का होल स्क्वायर प्लस A1 A2 का होल स्क्वायर। ठीक भाई, OA1 का होगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये 1 है, 1 का स्क्वायर, और प्लस A1 A2 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक। तो A2 0 का होल स्क्वायर इजगल टू 1 और 1 2, यानी 1/1 2। भैया जी A2O स्क्वायर काटा, रूट चढ़ गया, √2। तो जो ये कंडीशन हमारी आई, यानी कि जो कण आया वो क्या आ गया, √2। क्या आ गया, √2। अब ऐसे अब एक कंडीशन आगे भी हमें ऐसे ही अप्लाई करना है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक हमने फिर वही कंडीशन 1 सेंटीमीटर की ये हो गई, फिर इसे हमने अब जो हो गया हमारा A3 को हमने मिला दिया O से। अब हमारे यहाँ पे क्या हो गया, √2 आधार हो गया बेस, और लंब हो गया 1। अब हमें A3O निकालना है, तो A3O इसी कंडीशन से आप निकाल लेंगे। A3O पाइथागोरस थ्योरम लगा के A3O निकल जाएगा, जिसका हमारा मान आ जाएगा √3। एक मैंने बता दिया करके, आगे कोई दिक्कत नहीं है, आप करके देखना, नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताना। अब नेक्स्ट बिंदु हमारा आ गया A4, ऐसे A5, ठीक, ये हमारा जाएगा, ये हमारा √2 √3 √2 √4 ये आ जाएगा। कंडीशन आगे चलती, यही हमारा क्या है, बरमूल क्रियाकलाप द्वारा तय। ये एक बरमूल हमने इसकी क्रियाओं के द्वारा इस पर प्रदर्शित कर दिया। इसकी थोड़ी थ्योरी लिख लेना आप, कि एक बिंदु ओलिया जिस पर 1 सेंटीमीटर रेखा का लंब तथा आधार लिया। 1 सेंटीमीटर रेखा का लंब तथा आधार लिया। भाई 1 सेंटीमीटर रेखा का मैंने आधार ले लिया, और 1 सेंटीमीटर। अब उससे जो हमारा कण बनता है उसे हम पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा निकाल लेते हैं, जो कि हमारा एक बिंदु मिलता है। भाई पहले एक बिंदु OA1 लिया। अब जो हमारा दूसरा बिंदु मिल रहा है वो मिल रहा है हमारा OA2, फिर OA3, ठीक। OA2 इजगल टू हमारा हो गया OA2 इजगल टू हमारा हो गया क्या, √3, ठीक। और OA3 इजगल टू OA3, सॉरी ये हो गया 2 √3, और OA4 इजगल टू √4। इन सबको मिला लेना, इसके हिसाब से थोड़ा बना के लिख लेना क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये सॉल्व करके दिखाना पड़ रहा है, वीडियो लंबी हो रही है। अगर दिक्कतें आ रही हैं तो कमेंट, खाली
यही क्वेश्चन पूरा सही से बताएं। वैसे पूरा मैंने अपनी मर्ज़ी सही से बताया, थोड़ी थ्योरी है इसमें, थ्योरी में कुछ नहीं करना है। OA1 आपने ले लिया, ठीक, 1 सेंटीमीटर 1 इकाई, जैसा भी आप समझे, ठीक। और एक लंब ले लिया हमने A1 A2 लेके हमने उसे पाइथागोरस और थ्योरम उसकी तीसरी भुजा निकाल दी। तीसरी भुजा निकाली तो हमारे वो हो गया √2। अब जो तीसरी भुजा निकली वो आगे वाला जो ट्रायंगल है उसका क्या हो गया, बेस बन गया, आधार बन गया, और 1 सेंटीमीटर की वो ले ली। फिर पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा लिया तो इसका आगे का कण हमारा लग गया √3। √3 निकल गया। अब ये A3 का बन गया बेस, आधार √3 का, √3, और ये 1 सेंटीमीटर ले लेंगे, √4 निकल गया। बस आप ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व। और दोस्तों सुनाइए, आप सभी लोग ठीक हैं? अगर 1.2 में कहीं कोई दिक्कत ना हो तो एक कमेंट दीजिए, और कमेंट में आपको समझ में क्या आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो में वो पॉइंट में क्लियर आप लोगों के लिए कर दूँगा, ठीक। और पूरा भरोसा है, आप अच्छा करके करिए। दिक्कतें आ रही मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट देखता हूँ, और जो दिक्कत आएगी वो मैं इसमें सॉल्व करके आपके लिए बताता हूँ। कहीं भी इतना डिटेल में नहीं